श्री एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की अवधारणा को 1956 में फार ईस्टर्न क्वार्टरली पत्रिका में संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण पर एक नोट नामक निबंध में प्रतिपादित किया था। सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था। बाद में यह निबंध उनकी किताब कास्ट इन मॉडर्न इंडिया 1962 में शामिल किया गया। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थाओं में अनेक प्रकार के व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं और उसके कारण भारतीय समाज, संस्कृति, सभ्यता, शिक्षा व्यवस्था, उद्योग, धर्म सभी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से परिवर्तन और प्रभाव देखने में आए। हम इस प्रकार के प्रभाव और परिवर्तनों को बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। धर्म पर प्रभाव। भारतीय समाज में मध्यकाल से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक अनेक प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास, कर्मकांड और धर्म पर आधारित अनेक प्रकार की कुप्रथाओं में वृद्धि हो गई थी। इनका प्रचलन हो गया था। पश्चिमीकरण पश्चिम की संस्कृति के प्रभाव से कारण उनसे संबंधित मनोवृत्तियों में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ। इससे हिंदुओं को अपने धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों, कुरीतियों और रूढ़ियों का मूल्यांकन करने की प्रेरणा मिली। इस समय में शिक्षित और विवेकशील लोगों ने धर्म द्वारा समर्थित देवदासी प्रथा, अस्पृश्यता, सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर नियंत्रण और स्त्रियों की निम्न स्थिति आदि का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। भारत में अनेक सुधारवादी संप्रदायों ने धार्मिक समानता, मानव सेवा और बंधुत्व के महत्व को स्पष्ट करके हिंदू धर्म में इससे संबंधित कुप्रथाओं को रोकने और हिंदू धर्म में उपयोगी परिवर्तन लाने के प्रयत्न किए। ऐसे संप्रदायों में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन आदि की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पश्चिम की विचारधारा के प्रभाव से भारतवर्ष में शगुन, अपशगुन, भूत प्रेत और भाग्यवादिता का प्रभाव कम होने लगा, जबकि हमारे समाज में शगुन, अपशगुन और भाग्यवादिता, भूत प्रेत संबंधी मान्यता बहुत प्रभावशील थी। इस समय स्मृतिकालीन धर्म की जगह लोग वैदिक आदर्शों की ओर पुनः आकर्षित होने लगे। जाति व्यवस्था में परिवर्तन। भारतवर्ष में सामाजिक व्यवस्था में जो सामाजिक संस्तरण की व्यवस्था है वो जाति पर आधारित है और जाति जन्म पर आधारित है। एक बार एक व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लिया, उसकी जाति में उसके जीवन काल में व्यक्तिगत योग्यताओं में कितनी ही वृद्धि कर लेने के बाद भी कोई परिवर्तन संभव नहीं हो पाता था। पश्चिमीकरण में सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया जाता है और इस महत्व का प्रभाव यह हुआ कि लोग सामाजिक असमानता को मानने के लिए अब तैयार नहीं रहे, परिवर्तन के लिए प्रेरित हुए। इसके प्रभाव से व्यक्ति धीरे धीरे ये समझने लगे कि ये जो जातियों का विभाजन है और उनके बीच जो ऊंच नीच की व्यवस्था है, जिसे ईश्वरीय व्यवस्था, जन्म पर आधारित व्यवस्था कहा जाता था, यह ठीक नहीं है। वे मानने लगे कि यह ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक योजनाबद्ध ढंग से प्रारंभ की गई सामाजिक नीति है। इसके फलस्वरूप अधिकांश व्यक्तियों ने जातिगत नियमों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। आज जाति से संबंधित अनेक प्रकार के सामाजिक संपर्क, खान पान, छुआछूत तथा व्यवसाय से संबंधित जो प्रतिबंध थे वे लगभग पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। निम्न जातियों ने उच्च जातियों के व्यवहारों का अनुकरण करके अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाना प्रारंभ कर दिया है। डॉक्टर श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के रूप में इसे स्पष्ट किया है। आज अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सभी सामाजिक और आर्थिक प्रकार की निर्योग्यताएं समाप्त हो गई हैं और इन आर्थिक और सामाजिक निर्योग्यताओं के समाप्त हो जाने के कारण उन्हें विशेष प्रकार से मताधिकार प्राप्त हो जाने के कारण, मताधिकार में होने वाली किसी भी प्रकार की असमानता को न मानने के कारण जाति व्यवस्था का ढांचा लगभग पूरी तरह चरमरा गया है। स्वतंत्रता के पश्चात भी भारतवर्ष में जो नवीन शिक्षा व्यवस्था आई, नवीन संवैधानिक व्यवस्था आई, उसने भी जाति व्यवस्था के परिवर्तन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। संयुक्त परिवारों का विघटन। परिवार भारतीय सामाजिक व्यवस्था का प्रमुख आधार है और भारतवर्ष में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं जिसमें एक नहीं अनेक पीढ़ियों के लोग एक साथ
निवास करते हैं। उनमें आवास नहीं, संपत्ति का बंटवारा भी होता है, संपत्ति का एक साथ उपयोग होता है। सब कमाने वाले व्यक्ति अपनी जो अर्जित आय है वे परिवार के मुखिया को सौंपते हैं और मुखिया उसका आवश्यकता के अनुसार सबके लिए उपयोग करता है। परंतु पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव से व्यक्ति अपने अधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होने लगे। वह अपनी योग्यता और कुशलता को बढ़ाकर उच्च परिस्थिति प्राप्त करके तथा अपने द्वारा जो आय अर्जित की गई है उस आय का स्वतंत्रता पूर्वक उपयोग करने के लिए प्रेरित हुए। यह विचार संयुक्त परिवार की जो व्यवस्था है, जिसमें संयुक्तता की भावना है, संयुक्त संपत्ति है, मुखिया का नियंत्रण है, वह उसके विरोध में होने लगे और उन व्यक्तियों के द्वारा संयुक्त परिवार को छोड़ना आरंभ कर दिया गया। जो अधिक योग्य और साहसी थे वे उस परिवार को छोड़ने लगे, संयुक्त परिवार को छोड़ने लगे। इससे एकाकी परिवारों में तेजी से वृद्धि होने लगी। पश्चिमीकरण में समानता तथा भौतिक सुख से संबंधित जो विचारधारा उन व्यक्तियों के समक्ष आई थी, उससे प्रभावित होकर केवल व्यक्ति नहीं, महिलाएं भी, स्त्रियां भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और छोटे परिवारों के पक्ष में होने लगी। स्त्रियों ने जब आर्थिक क्षेत्र में भी प्रवेश किया तो उनका आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के कारण संयुक्त परिवार में रहना संभव नहीं हुआ और इसी का परिणाम हुआ कि आज नगरों के अतिरिक्त गांवों में भी संयुक्त परिवारों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। शिक्षा एक प्रमुख साधन है जिसके माध्यम से नई पीढ़ी को ज्ञान प्रदान किया जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से अवगत कराया जाता है। शिक्षा एक प्रमुख सामाजिक संस्था है और इस सामाजिक संस्था में होने वाला कोई भी परिवर्तन समाज में व्यापक रूप से परिवर्तन को उत्पन्न करता है। भारत में अंग्रेजों के शासन से पहले केवल उच्च जाति के कुछ व्यक्तियों को सामान्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की जो धर्म और जाति के भेदभाव के बगैर सभी को समान रूप से शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराती थी। इस शिक्षा में किसी तरह के धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं की सीख का कोई महत्व नहीं था। ये तर्क और विज्ञान आधारित खोजों पर आधारित शिक्षा व्यवस्था थी, उससे संबंधित थी। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय समाज में सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय और स्वतंत्रता के विचारों को प्रोत्साहन मिलने लगा। पश्चिमी संस्कृति पर आधारित शिक्षा व्यवस्था ने हमारे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, व्यक्तियों की मनोवृत्तियों आदि में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए। विवाह संस्था में परिवर्तन। जन्म और विवाह जीवन की दो प्रमुख घटनाएं हैं। जन्म के माध्यम से हमें परिवार, जाति, समाज की प्राप्ति होती है और विवाह के माध्यम से हम अपने सामाजिक समूह से हमारे लिए जीवन साथी का चयन करते हैं। ये भारतवर्ष में पद्धति, प्रक्रिया प्रारंभ थी, चल रही थी। मध्यकाल से लेकर 19वीं शताब्दी तक भारतीय समाज में इस विवाह की व्यवस्था में अनेक प्रकार की कुप्रथाएं सम्मिलित होती गईं और उनमें बहुत वृद्धि हो गई, जिसमें बाल विवाह, कन्यादान से संबंधित मान्यताएं, बहुपत्नी विवाह, कुलीन विवाह, अंतर्विवाह और बहिर्विवाह से संबंधित नियम आदि प्रमुख थे। पश्चिम संस्कृति ने ऐसे सामाजिक पर्यावरण को विकसित किया जिसमें विवाह परंपरागत नियमों का पालन करने की जगह योग्य जीवन साथी के चुनाव के माध्यम से किया जाना उसे अधिक अच्छा समझा जाने लगा। इसके फलस्वरूप एक और भारतवर्ष में बाल विवाह के स्थान पर विलंब विवाह का प्रचलन बढ़ा, तो दूसरी ओर बहुत सारे शिक्षित व्यक्तियों ने अपनी जाति में विवाह करने के स्थान पर अंतर जाति विवाह करना भी प्रारंभ किया। इससे जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों में एक नकारात्मक परिवर्तन यह भी था कि विवाह विच्छेदों की संख्या में वृद्धि होने लगी और अंतर्विवाह तथा बहिर्विवाह से संबंधित नियम कमजोर पड़ने लगे। भारतवर्ष में विवाह जन्म जन्मांतर का संबंध है। विवाह विच्छेद की कोई अवधारणा भारतीय समाज में नहीं पाई जाती, परंतु पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतवर्ष में विवाह विच्छेद को भी मान्यता प्राप्त हुई। पश्चिमीकरण के प्रभाव से व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोत्साहन मिलने के कारण प्रेम विवाह की संख्या में भी बहुत वृद्धि होने लगी और ऐसे विवाह अक्सर जाति और धर्म से संबंधित जो प्रतिबंध हैं उनको नहीं मानते, उनका कोई महत्व नहीं होता और वह पूरी तरह प्रेम पर आधारित होते हैं और ये प्रेम जाति, धर्म
और अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार के बंधन को नहीं मानता, और यह भी भारतीय समाज में पश्चिमीकरण के कारण आया। सांस्कृतिक व्यवहारों में परिवर्तन। पश्चिमीकरण ने हमारे परंपरागत व्यवहार प्रतिमानों को व्यापक रूप से प्रभावित किया। खान पान, वेशभूषा, सम्मान प्रदर्शित करने के तरीके, उत्सवों का आयोजन आदि से संबंधित कुछ विशेष प्रकार के सांस्कृतिक व्यवहार भारतीय समाज में पाए जाते थे। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने इन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला, इनको बदलने का प्रयास किया। आज पश्चिम के ढंग से भोजन के लिए कांटे और छुरी का उपयोग करना संभ्रांत होने का प्रतीक बन गया है। जमीन पर बैठकर हाथ से भोजन करना असभ्यता की निशानी हो गया। केवल नगरों में ही नहीं बल्कि गांवों तक में पैंट शर्ट जैसे पश्चिम पहनावे को जीवन की सामान्य वेशभूषा के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई है। सम्मान प्रदर्शन के लिए भारतीय समाज में चरण स्पर्श किया जाता था। आज चरण स्पर्श पिछड़ेपन की निशानी है और इसके स्थान पर हाथ मिलाना सामान्य जीवन पद्धति बन गई है। हाथ हम किससे मिला रहे हैं, इसमें आयु के अंतर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता। जो व्यक्ति अपने बच्चों को अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करना बचपन में ही सिखा देते हैं, उन्हें अधिक शिष्ट और प्रगतिशील मान लिया जाता है। परंपरागत उत्सवों के आयोजन की जगह अब जन्मदिन पर केक काटने के प्रचलन और मित्रों के लिए चाय पार्टी का आयोजन अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, जबकि भारतीय समाज व्यवस्था में ऐसे अवसरों पर मंदिर दर्शन के लिए जाना, परिवार के साथ आनंद उत्सव मनाना महत्वपूर्ण था। सांस्कृतिक व्यवहारों में होने वाले यह सभी परिवर्तन भारतीय समाज में पश्चिमीकरण के प्रभाव को ही स्पष्ट करते हैं। स्त्रियों की स्थिति में सुधार। भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिति में सुधार लाने में पश्चिमीकरण की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यदि भारतीय समाज व्यवस्था में परंपरागत आधार पर देखें तो स्त्री को देवी का स्थान प्राप्त है, परंतु बाल विवाह, विधवाओं के प्रति होने वाले अनेक प्रकार के अत्याचार ने भारतवर्ष में स्त्रियों की स्थिति को बहुत दयनीय बना दिया था। इसमें कन्या मूल्य की प्रथा, दहेज प्रथा ने भी एक नकारात्मक भूमिका अदा की थी। पश्चिमी देशों में आरंभ होने वाले विभिन्न प्रकार के आंदोलनों ने भारतीय स्त्रियों को भी अपने अधिकारों की मांग करने और समाज में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। पश्चिमीकरण के प्रभाव से जब व्यक्ति की स्वतंत्रता में वृद्धि हुई, तब स्त्रियों ने भी विभिन्न प्रकार के व्यवसायों और सेवाओं में प्रवेश करके अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाया, और इस आर्थिक आत्मनिर्भरता के बढ़ जाने से उनमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता और की भावना और प्रबल हो गई। परिवार, विवाह और सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों के बढ़ते हुए अधिकार आज इसी प्रकार की दशाओं का परिणाम है। स्त्रियों के प्रति पुरुषों की मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन पश्चिमी संस्कृति की विचारधारा के कारण है, जो मानवतावादी और समतावादी मूल्यों को महत्व देती है। मानवतावाद का विकास। डॉक्टर श्रीनिवास का कथन है कि पश्चिमीकरण में कुछ विशेष मूल्यों का समावेश है, जिन्हें हम मानवतावाद के नाम से संबोधित करते हैं। मानवतावाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति की जाति, उसकी आर्थिक स्थिति, आयु, लिंग अथवा उसके धन पर ध्यान दिए बगैर मानव मात्र के कल्याण को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है। ऐसी भावनाओं के परिणाम स्वरूप समाज के सभी वर्गों में मानव अधिकारों के प्रति चेतना उत्पन्न होती है, और पश्चिमीकरण की विचारधारा के कारण इस प्रकार की जो मान्यताएं हैं वो भारतीय समाज में भी प्रभावशील हुई हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत महामारियों को रोकने, सार्वजनिक अस्पताल और स्कूल खोलने और न्यायालयों की स्थापना करने से भारत की जो परंपरागत सामाजिक संस्थाएं थीं, जो इस प्रकार का कार्य करती थीं, उनमें व्यापक परिवर्तन होने लगा। हमारे समाजों में निम्न जातियों तथा पिछड़ी जातियों को मिलने वाले विशेष प्रकार के अधिकार मानवतावाद में होने वाली विशेष प्रकार की वृद्धि को ही स्पष्ट करते हैं। व्यक्तिवादी और भौतिक मूल्यों में वृद्धि। पश्चिमीकरण में परिश्रम के द्वारा आर्थिक विकास और व्यक्तिगत हित में उसके उपयोग को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। यही वे दशाएं हैं जिनके प्रभाव से हमारे समाज में प्राथमिक संबंधों की जगह द्वितीयक संबंध और हित प्रधान संबंध महत्वपूर्ण हो गए हैं।
हित प्रधान सामाजिक संबंधों में बहुत वृद्धि हो रही है। आज परिवार तथा मित्रता के संबंधों में भी प्रदर्शन और दिखावे का महत्व बढ़ता जा रहा है। अधिकांश व्यक्ति उन्हीं कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं जिनसे व्यक्तिगत लाभ प्राप्त होने की संभावना अधिक होती है। परंपरागत रूप से व्यक्ति की आय पर उसके सभी निकट रक्त संबंधियों का नैतिक अधिकार समझा जाता था, लेकिन आज व्यक्ति अपनी सफलता का उपयोग केवल अपने व्यक्तिगत हित में करना चाहता है और यह अपना व्यक्तिगत हित की भावना स्वयं, पत्नी और बच्चों तक सीमित हो गई है। मनोवृत्तियों और विचारों के इस परिवर्तन ने भारतीय समाज में जो परंपरागत सामाजिक संस्थाएं हैं उनको बहुत प्रभावित किया है। ग्रामीण समस्याओं में वृद्धि। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का एक मुख्य प्रभाव भारतीय ग्रामीण जीवन पर भी पड़ा और ग्रामीण जीवन में नवीन प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो गईं, हमें देखने में मिलती हैं। A.R. देसाई ने लिखा है कि पश्चिमीकरण के प्रभावों से गांवों में परिवार का नियंत्रण कमजोर पड़ गया तथा सामूहिकता की जो भावना थी वह शिथिल पड़ गई और आज गांव जो एकता का सूत्र उनका प्रमुख आधार हुआ करता था, जो एकता का सूत्र गांव को आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे व्यक्तियों के साथ बांधे रखता था, उसमें बहुत शिथिलता आ गई है। पश्चिमीकरण से संबंधित नवीन प्रौद्योगिकी ने गांव में पाए जाने वाले कुटीर उद्योग धंधों और हस्तशिल्प पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव डाला है। ग्रामीण असमानताओं में होने वाली वृद्धि पश्चिमीकरण का ही परिणाम है। कृषि में नवीन प्रविधियों का प्रयोग होने से गांवों में धनी और निर्धन का भेद बढ़ने लगा है। सामुदायिक जीवन में भी ग्रामीण असमानताओं में बहुत वृद्धि हो रही है। इस संबंध में प्रोफेसर श्रीनिवास का कथन है कि गांवों में ही कुछ लोग अपनी वेशभूषा, खान पान, व्यवहारों और दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं के क्षेत्र में पश्चिमीकृत हो गए हैं, जबकि उसी गांव में दूसरे लोगों का जीवन अपनी परंपरागत जीवन शैली के कारण उनसे बिल्कुल भिन्न हो गया है। डॉक्टर दुबे लिखते हैं कि पश्चिमी ढंग की शिक्षा प्राप्त करने वाले ग्रामीण युवक जब गांव में वापस लौटते हैं तब वे अपने आप को दूसरे ग्रामीणों से भिन्न और श्रेष्ठ मानने लगते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय ग्रामीण जीवन के सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, या हम यूं भी कह सकते हैं भारतीय जीवन के सभी क्षेत्रों को किसी न किसी रूप में, अच्छे से बुरे रूप में, दोनों प्रकार के रूप में प्रभावित अवश्य किया है। इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में देखने में आता है। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया और इसके प्रभावों का विश्लेषण करने से हमारे सामने दो प्रश्न उपस्थित होते हैं। पहला ये कि भारत में पश्चिमीकरण की वृद्धि के क्या कारण हैं। दूसरा यह कि भारत में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों को स्पष्ट करने के लिए पश्चिमीकरण की प्रक्रिया कहाँ तक उपयुक्त है। जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, यह स्पष्ट है कि भारत में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव स्वतंत्रता के बाद अधिक स्पष्ट रूप में देखने में आया और नवीन न्याय व्यवस्था, नवीन सामाजिक व्यवस्था आदि वे प्रमुख दशाएं हैं जिनके आधार पर पश्चिमीकरण के बढ़ते हुए प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जहाँ तक पश्चिमीकरण की उपयुक्तता का प्रश्न है, अनेक विद्वान पश्चिमीकरण की अवधारणा को सामाजिक परिवर्तन की विवेचना के लिए बहुत अधिक उपयुक्त नहीं मानते हैं। लर्नर का कथन है कि पश्चिमीकरण एक संकुचित अवधारणा है। श्रीनिवास ने ब्रिटिश शासनकाल को ही पश्चिमीकरण का आदर्श भारतवर्ष में माना, जबकि वास्तविकता यह है कि भारत में जिन पश्चिमी विशेषताओं का प्रसार हुआ है उनका संबंध केवल इंग्लैंड से नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर अनेक पश्चिमी देशों से है। एशिया के अनेक विकसित देशों के साथ रूस के प्रभाव को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। पश्चिमीकरण की अवधारणा को जिन विशेषताओं और मूल्यों के आधार पर स्पष्ट किए जाता है, वे सभी विशेषताएं किसी न किसी रूप में आधुनिकीकरण की अवधारणा से संबंधित है। कुप्पस्वामी का विचार है कि पश्चिमीकरण के आधार पर भारतीय समाज में होने वाले कुछ सामान्य परिवर्तनों को ही समझा जा सकता है। यहाँ की संपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से संबंधित परिवर्तनों की समुचित विवेचना के लिए आधुनिकीकरण की अवधारणा ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होती है। पश्चिमीकरण के भारतीय समाज पर प्रभाव से संबंधित यह व्याख्यान
आज का ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मेरे इस YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय महत्व, शैक्षणिक महत्व और प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो देखने में आते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आपका बहुत धन्यवाद।